अग्निसार के 40 स्टॉक लगाए, ऐसा मैंने महसूस किया है। जी हो। जी जी, बिल्कुल, बड़ा समय तो बड़ा है। जी, आगे का सत्र 7:10 हो गए हैं, 6 बज 7:06। जी, आगे का सत्र आरंभ करें। जी जी आदरणीय, समय जरूर बड़ा है। और जब अग्निसार करते हुए, प्राणायाम करते हुए समय बढ़ता है तो हमारी उम्र और बढ़ जाती है। और सार ये रहा कि अगर हास्यासन न होता तो इस पूरे सत्र का स्वाद कैसे हमें मिलता। तो आदरणीय हमारे योग शिक्षक जी, योगाचार्य जी, आपकी जो हंसी में जीवन का सार है, और इस जीवन के सार को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन वृद्धि कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी क्रम में जब समय आगे बढ़ रहा है, हमने कल परसों चंडीगढ़ और हिमाचल की बातें करी। आज पुनः हम हिमाचल पहुंच रहे हैं और वहां से हमारी आदरणीय सदस्य डॉक्टर डी शर्मा सर उपस्थित हैं। आज वो अपनी बात रखेंगे मुख्य वक्ता के तौर पर। और उनकी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी तक वो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे, और जबकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने प्रदेश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, खेती की किसानी के बारे में कैसे सोचते हैं, और उन खेती परिस्थितियों के बदलते स्वरूप को कैसे देखते हैं, साथ ही उनके समाधान और आ, आवश्यक कृषि कार्य किसान कैसे करें, बागवान भाई कैसे करें, ताकि मार्केट में उनको सहूलियत मिले, उनको अच्छे दाम मिले। ऐसी ही चर्चा आज डॉक्टर डी शर्मा जी के साथ हो रही है। उनके साथ बने हुए हैं आदरणीय ठाकुर दास सिंह, जिन्होंने परसों वहाँ की कृषि परिस्थिति के बारे में बताया, और संभवतः अन्य किसान भी वहाँ से जुड़ेंगे। तो मैं आदरणीय सभी किसानों से, सभी आदरणीय योगाहारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप लगभग कोई 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी के साथ वार्तालाप भी कीजिएगा, ताकि हमें कुछ और समझने का मौका मिल सके अपनी खेती किसानी और भारतीय कृषि परिस्थिति के बारे में। आप सभी के माध्यम से डॉक्टर डी शर्मा जी तक पहुंचते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी, दिनेश सेमवाल जी, पवन जी अपने पतंजलि योग हरिद्वार जी से, और बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं अभी, जिसमें कि हमारे पूर्व में रहे वैज्ञानिक आदरणीय श्री दुबे जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, अनिल राय जी, पानी सिंह जी, बिंदेश्वरी तिवारी जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, कमल जैन, कृष्ण कुमार, कुमारी महुजा, माया कुलेंदे, मिथिलेश सिंह, ML गौर, नाथ, और ये पौड़ी से PFSP जुड़े हैं, इनका एक ग्रुप है, प्रदीप राज वर्मा, प्रणाली मराठे, बहुत ही इंटेलिजेंट, जो मैंने कई बार इनका वक्तव्य सुना है, प्रणीता सकारे, राजेश्वरी कुशवाहा, रमेश चंद, और इस
जो योगाहार के जो एक बहुत बहुमूल्य हमारा पिलर के तरह काम कर रही है, श्रीमती रंजना रूप सिंह राजपूत जी, जो हमेशा बहुत ही ऊर्जावान है और मेरे ख्याल से हमारे हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े हैं, मिस्टर मनदीप जी, स्वाति बहुरे जी, ठाकुर दास जी कुल्लू से, जो जिनका 2 दिन पहले वक्तव्य था, वो चीफ गेस्ट बने थे लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसमें नहीं जुड़ पाया। उमा शंकर जी, वैशाली विनायक और विनायक जंगम रहने, तो ये सारे अभी सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि एक बार फिर से इस योगाहार के जो एक गिनीज बुक वर्ल्ड ये अपना पदार्पण रख रही है। आज ये 1157वां दिन है जिसमें से ये कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद ये नॉन स्टॉप चल रहा है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि आज तीसरी बार मैं इस योगाहार कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि और चीफ स्पीकर जो है मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं दिनेश सेमवाल जी का और रंजना जी का इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके जो कड़ी है, मिस्टर जो जिनको मध्य प्रदेश में एक प्रमुख तौर पे जाना जाता है, आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी, जो हमारे पतंजलि योगपीठ मध्य प्रदेश के मुखिया है, और इनका जो संपर्क जो है हमारे बाबा रामदेव जी से है, आचार्य बालकृष्ण जी से है और पवन जी से है। मैं आपको एक बार फिर से अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डीडी शर्मा हूँ और हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय जो औद्यानिक एवं वानिकी हमारे सोलन जिले में है, और इसका जो इस विश्वविद्यालय की एक जो इसकी खासियत है या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है बागवानी और वानिकी में। उसके पश्चात बहुत सारे बागवानी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। हमारे उत्तराखंड में बड़सार में है, हरियाणा में है और हमारे कर्नाटका में है। और इस विश्वविद्यालय में कि ये जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुआ, खास करके हमारे उत्तरी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और इसके साथ लगते जम्मू कश्मीर है, और इसके साथ जो हमारे उत्तरी जो हमारे पूर्वी प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश जिनको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, सिक्किम है, जितने भी स्टेट्स है, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इन क्षेत्रों के किसानों बागवानों के लिए ये विश्वविद्यालय वरदान साबित हुआ है। तो ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे और सबसे पहले वो मुख्यमंत्री यहाँ रहे थे, और वो ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस प्रदेश को, जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो 1971 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। तो आज ये हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों में एक अग्रणी है। यहाँ विकास की जो गाथा यहाँ अगर पढ़ी जाए, वो अभी इतना समय नहीं होगा, लेकिन ये छोटा सा प्रदेश है, लेकिन बहुत ही यहाँ पर की जो क्लाइमेट है, और आप जानते होंगे कि जो एप्पल जो प्रोडक्शन है वो हिमाचल प्रदेश से ही पूरे भारत में, या हम कहें कि दूसरे जो साथ लगते देश है, यहीं से इस सेब का जो उत्पादन है सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ये उत्पादन होता है, यहीं से ये फैला है। तो हिमाचल प्रदेश का जो जिला शिमला है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन सोलन में कार्यरत था। और 29 फरवरी 2024 को मैं 36 सालों की जो मेरी जॉब की थी, उसके पश्चात में अभी
सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आप लोगों ने तो मुझे कोई बधाई संदेश नहीं दिया है और मुझे यही गिला शिकवा योगाहार के सारे लोगों से रहेगा हमेशा के लिए। और मेरे ख्याल से उस समय कोई ऐसा समय भी नहीं था, कुछ सभी लोग भी व्यस्त थे और लेकिन फिर भी परिवार में गिले शिकवे जो है वो चलते रहते हैं और दूर भी होते रहते हैं। परिवार के मुखिया आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी तो एक बहुत ही होनहार हमारे इस देश की एक कड़ी है और इनका जो एक विजन है बहुत ही ऊंचे वर्ग का है। और मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक 36 साल की नौकरी के पश्चात क्या ये स्थिति सभी के साथ ऐसी आती है कि उसको घर भेज दिया जाता है, हार हूर पहना के उसको विदाई समारोह आयोजित करके, और उसके पश्चात जो है उसे एक दूसरी जो उसका जीवन शुरू होता है उस घर में उसे भेज दिया जाता है। और मैंने ऐसा महसूस किया और ये सभी के साथ होता है कि पहले मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसका पालन पोषण होता है और वो जब थोड़ा बड़ा होता है 5 साल के बाद उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में भेज दिया जाता है। तो शिक्षा ग्रहण करने का जो समय होता है वो 10 से 15 साल के पश्चात जो है लगभग वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है। आजकल तो 20 साल भी लग जाते हैं, 25 भी लग जाते हैं, लेकिन जो असली जो हमारा शिक्षा का समय है वो हमारा 15 से 20 साल के बीच में है। और इस दौरान जो है पूरा जो उसका जीवन है वो उसी पढ़ाई में को समर्पित रहता है। उस दौरान उसको कैसा माहौल मिलता है, कैसा वातावरण माता-पिता देते हैं, स्कूल के शिक्षक संस्थान में कौन सी शिक्षा, कैसा उसको वहाँ पर उसकी इंटेलिजेंसी के मुताबिक उसे शिक्षा दी जाती है। और उसके पश्चात जो है वो फिर दूसरी स्टेज आती है उसके व्यवसाय की। अगर तो वो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी प्राप्त करता है तो वो उसका वो व्यवसाय अपनाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं इसकी ज़्यादा चर्चा ना की जाए तो बहुत है। अगर उसको नौकरी नहीं मिली और किसी अन्य व्यवसाय को नहीं मिली और वो किसान का बेटा है तो मजबूरन होके उसे किसानी की तरफ जाना पड़ता है। और ऐसा कि मैंने देखने को नहीं मिला है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी इंसान ने, अगर उसको नौकरी भी मिल रही है और उसके पास दूसरे भी साधन है, वो किसान व्यवसाय अपनाए। ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ है, ना मुझे ऐसा आज तक कोई ऐसा उदाहरण मिला है। वो आज की परिस्थिति में किसान जो है वो मजबूरी का ही एक व्यवसाय बन के रह गया है। तो ये हमारा जो जीवन का परिचय है। जो मेरा पद था वो मैं प्रिंसिपल फार्म मैनेजर के तौर पे मैंने विश्वविद्यालय को सेवाएं दी। और कृषि का ज़्यादातर जो मेरा जो जॉब का जो पीरियड रहा वो किसानों के बीच ही रहा, क्योंकि कुछ एक जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने प्रयोगशाला में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उस सारा उनकी जॉब जो सर्विसेज है वो या रिसर्च में लगती है या फिर स्टूडेंट को पढ़ाने में लगती है और उसी में उसका जो पूरी जो जॉब सर्विसेज है उसमें कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जैसे ही मैंने अपने ये विश्वविद्यालय में पूर्ण शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मैंने ये ज्वाइन की सर्विस ज्वाइन की। उसके पश्चात से ही जो मेरा व्यवसाय रहा वो नेचर ऑफ जॉब रहा, वो किसानों के लिए ही समर्पित रहा। चाहे आप नर्सरी प्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप प्रशिक्षण की बात करें या बीजों के वितरण की बात करें या किसानों को प्रशिक्षण देने की बात करें, तो मुझे मेरा जो लगभग जो जॉब का जो स्पैन था वो 80 से 90% जो पीरियड था वो
किसानों के बीच ही रहा, मेरा ये सौभाग्य रहा। और कि हमारा जो किसान है वो एक असली स्वरूप में, मैं ये भगवान तो नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान कि वो पूरे आज इस जो हमारी सारा यूनिवर्स है, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या हम कहें जो हमारी जो चाहे आप पशुधन कहें या इंसान की कैटेगरी कहें, उसमें किसान का महत्व है। मैं तो ये कहूँगा कि आप बड़े से बड़े बन जाओ, लेकिन किसान के खेतों का उत्पाद जब उसके किचन तक नहीं पहुंचेगा, आप राष्ट्रपति है, आप प्रधानमंत्री है, आप सेनाध्यक्ष है, आप कोई मंत्री है, आप कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी भी आज किसानों के लिए के ही प्रति उनका डिपेंडेंट है। उनके किसान के बिना जब उनका पेट जो हम भोजन लेते हैं, वो चाहे आप खरीद के लाते हैं, चाहे इंपोर्ट करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारा ही किसान ही। तो किसानों को अगर ये लोग, मैं आज किसान हूँ, ये लोग अगर किसानों को भगवान का स्वरूप माने, इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए किसानों के प्रति हमें बहुत ही ज्यादा वफादार होना है। मैं किसान, आप किसान, या किसानों के प्रतिनिधि ही हम एक स्वरूप है। तो आज की जो हम परिस्थितियां हैं, आदरणीय महानुभाव, वो यही स्थिति है कि जो किसान पूरे विश्व को खाद्य पदार्थ दे रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट दे रहा है, दिन को आपको लंच दे रहा है, रात को वो डिनर दे रहा है, और अन्य जो उनको पूरे दिन का वो जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो किसानों के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर मैं गलत ना हूं तो आप भी मेरा इसमें समर्थन करें। तो वो सारी चीजें हैं, और आज की जो परिस्थितियां हैं वो किसानों के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? आप देख रहे होंगे किसानों के पीछे कितने लोग लगे हैं, कितने लोग जुड़े हैं उसके उत्पाद को। हम जो है एक उदाहरण देता हूँ, एक सब्जी तैयार करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, उदाहरण के तौर पे टमाटर करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं, तो कहाँ से शुरू होता है उनका व्यवसाय, कितने लोग इससे जुड़े हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? हमने बीज लाना है। हम बीज के लिए जाते हैं बाजार में, वो बीज भी किसानों द्वारा वहां पहुंचाया गया है। बीज पहले तैयार हुआ खेतों के, किसान के खेत में, फिर उसको तैयार किया गया, उसको हार्वेस्ट किया गया, उसको सुखाया गया, उसको प्रोसेसिंग की गई, उसकी पैकिंग की गई, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। वो एक बीज के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो एक छोटी सी दुकान या बड़े विक्रेता के पास आया। विक्रेता के पास से फिर वापिस वो किसान के पास आया। तो ये साइकिल है। उसके बाद जब आया वो, तो कहा कितने लोगों के हाथों से आया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों के गाड़ी में आया, ट्रांसपोर्टेशन हुई, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो वहां उस किसान के पास वहीं वो बीज वापिस आया। वो किसान बीज वापिस जा करके फिर एक नर्सरी में उन्होंने बीज बोया। नर्सरी के लिए हमने जो दवाई ली, नर्सरी के लिए जो खाद ली, नर्सरी के लिए जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और वो नर्सरी उगने के बाद फिर वो एक बार दोबारा से वो अपने जीवन चक्र को दोबारा से शुरू करने के लिए हमने उसको रोपित किया। रोपित करने के दौरान जो है हमें वो, उसके लिए हमें जो खाद ली वो भी किसी के फैक्ट्री से आई, और वो फैक्ट्री से कितने लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके पश्चात जब वो हमने खेतों में लगाया, उसके लिए हमने एक जब सुतली जो है वो स्टेकिंग ली, स्टेकिंग के बाद एक जाला बनाया, जाला के बाद वो एक पॉली हाउस बनाया। पॉली हाउस के लिए कहाँ से वो मटेरियल आया, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद जब हम उसको बोरी में पैक करेंगे, बोरी कहाँ से आई, बोरी के लिए कैसे किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, जिन जिन लोगों को वो कार्यक्रम जो है उसमें से
कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। तो वो उसके पश्चात हमने सब्जी मंडी में ले गए, सब्जी मंडी कहाँ किस माध्यम से ले गए, एक गाड़ी में ले गए, गाड़ी में लोड किया, फिर उसके बाद अनलोडिंग हुई, अनलोडिंग के बाद वहाँ उसका वेट चेक हुआ, वेट चेक करने के लिए एक मशीन तैयार की गई है, और मशीन तैयार करने के लिए कितने लोगों का उसमें रोजगार खुला, और उसके पश्चात उसकी बोली लग गई। जब बोली लगती है, हम ऐसे खड़े होते हैं जैसे एक क्या कहते हैं उसको, जो बलि के एक बकरा या कोई मीट की दुकान के लिए उसको लाया जाता है, उस तरह से एक किसान खड़ा होता है वहां, और वहां खरीदार होते हैं, और एक उसको माध्यम से आड़ती खड़ा होता है, और उसके पश्चात वहां बोली लगती है, और बोली जो है किसान देखता रहता है कि किस प्रकार से मेरे बीज की मूल्य लगेगा। मैं अपना मूल्य नहीं लगा सकता वहां, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं दे रखा है, ऐसा कानून नहीं बना रखा है जिससे कि वो अपने उत्पाद की कीमत लगा सके उसकी, और कीमत अपने अगर उसकी उचित कीमत हम बताते हैं तो ना वो खरीदार है ना वो बेचने वाला है, कितने उसमें बिचौलिए लगते हैं, कितने उसके माध्यम से लगते हैं। और उसके पश्चात जो है वो वहाँ हमारे उत्पाद की जो ऑक्शन हो जाती है, ऑक्शन के पश्चात मुझे अच्छा दाम मिलता है, वो भी मुझे स्वीकार है। घटिया उसकी मूल्य कम मिलता है, उसका भी हमें जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। और उसके पश्चात जो है मुझे वहाँ के जो मंडी, इसके बाद जब मैं घर उस पैसे को लाता हूँ, फिर उसका खर्चा पानी मुझे लगता है कि बीज की कीमत क्या थी, उसमें मजदूरी कितनी लगी थी, उसमें दवाइयाँ कितनी लगी थी, उसमें फर्टिलाइजर कितना लगा था, उसमें जो है मेरे खेत की जो कीमत थी क्या, उसमें मैंने कैलकुलेशन की थी। जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और मुझे टोटल जो है उसकी प्रॉफिट और लॉस का जब मुझे आकलन होता है, तो मुझे ये मालूम होता है कि अगर मुझे 5,000 रुपए मैंने उसमें खर्च किया था, तो मुझे केवल उसमें 3,000 मिलते हैं, और 2,000 रुपए का मेरे ऊपर कर्ज आ जाता है। कर्ज बढ़ते जाता है, और कर्ज जो है इतना बढ़ जाता है कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ये किसान की कहानी है मुनीलाल जी। मेरा अभी भी शरीर कांप रहा है इस स्थिति को व्यक्त करते हुए। कब हमें इस जो भगवान स्वरूप किसान है उसकी तरफ हमें कब कब ख्याल आएगा, कौन सा ऐसा समय आएगा, कौन सा ऐसा हमारा के सरकार आएगी, कौन सा हमारा ऐसा समय आने वाला है, कौन इसको देखेगा। किसानों की हालत को आज ये परिस्थिति हो गई है। तो ये सारी चीजें एक मैंने सारांश में कही कि किसान क्या है, कितने लोग इससे जुड़े हैं। फिर वो जब हमारे से 10 रुपए की कीमत के हिसाब से कोई एक किलो जो है आड़ती जो है, वो हम उसको लदानी बोलते हैं, लदानी उसको ऑक्शन आगे करता है, फिर वो वहां पर एक रेडी पे वो सब्जी जाती है, रेडी से फिर वो उपभोक्ता खरीदता है। तो मैंने ये सारांश क्यों कहा कि मुझे भी एक साल जो है 1-1.5 साल मैं सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर हिमाचल प्रदेश के जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, विपणन जो बोर्ड है, वहां पर मुझे मौका मिला, और जो हिमाचल प्रदेश की या देश की सारी मंडियों का आकलन मैंने 1.5 साल में किया है। तो ये सारा जो सारांश है, हिंदुस्तान का सही स्वरूप जो है वो हमारा किसान है, जो मैंने जिसके बारे में अभी पूरा विवरण आपको दिया है। तो ये तो बात रही किसानों की। तो क्योंकि योगाहार का जो मेन उद्देश्य है योग है, और उसके साथ आहार है। जब मुझे पहली बार कुलदीप उनियाल और दिनेश सेमवाल जी ने इसमें मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी, तो मुझे उस दिन भी बहुत ही अच्छा लगा था, और आज भी अच्छा लग रहा है। हम जो है 1197वां दिन है हमारा इस योगाहार में। कितने दिन मैं रहा, कितने दिन नहीं रहा, वो अलग विषय है, लेकिन आप लगातार रहे हैं। खास करके मुनीलाल यादव जी, पवन मवाल जी, रंजना मैडम जी, और ये हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, और आपका नर्मदापुरम के जितने भी लोग
वो तो कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं। और इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो किसान हैं, आप विद्वान हैं, और कुछ तो डॉक्टर्स है, कुछ मेरे ख्याल MBBS डॉक्टर है, कुछ आयुर्वेद में जो निरंतर जो है इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो ये सारा विश्लेषण था 36 वर्षों के काल के मैंने किसानों के बीच रहा हूँ, और किसानों की जो दुख दर्द, किसानों के लिए जो हम कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश के जो खास करके फल उत्पादक, एप्पल प्रोडक्शन या दूसरे कहें जो सेब उत्पादक है, वो लगभग 200 बागवान ऐसे होंगे जो मेरे माध्यम से जिन्होंने अपना बगीचा तैयार किया होगा। और उसमें उत्तराखंड के लोग भी शामिल है। उत्तराखंड के लोग अगर कहें, उत्तरकाशी जो जिला है आपका नौगांव है, और अल्मोड़ा के बागेश्वर जगह है, और पूरे मैं कहूँगे कि आपका जितना भी ये उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के किसानों को अभी भी पौड़ी से मेरे पास पिछले साल किसान आए थे, और एक मिस्टर राठी वहाँ एक किसान है जिसने कि एक साधारण का किसान है, उसको कैसे पौधा लगाना है, किस तरह से लगाना है, कहाँ, और उसने अपना बगीचा अपने गांव में लगाया है। अभी भी हर तीसरे दिन मुझे वीडियो कॉल। ऐसे कई किसान हैं जो अभी भी उत्तराखंड के जुड़े हैं। हिमाचल के किसान तो है ही है। तो मेरा सौभाग्य ये है कि जो मैंने ये अपना 36 वर्ष का सेवा काल किया है, लेकिन मैं तो कहूँ कि ये जॉब की तरफ हम भागते हैं, वो इसलिए भागते हैं कि हमारा जो किसानों का है वो हम सुरक्षित नहीं है, चाहे हम कितने बड़े किसान हो जाएं। और आज बहुत ही गर्व होता है कि जिस जिले से मैं आता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बागवान है। और एक जिला लगता है चौपाल, जहाँ पीछे भी काफी 2-4 लोगों ने वहाँ अपनी ज्वाइनिंग दी थी इसमें योगाहार में। और वहाँ अभी एक मड़ाओग गांव है, और उस मड़ाओग गांव में एशिया का सबसे अमीर गांव बन गया है अभी। वो यहाँ पर जो बहुत पुराने बगीचे हैं, और वहाँ उस गांव के जो बागवानों की जो इनकम है वो सिर्फ सेब से है। वो 175 से 200 करोड़ के बीच में है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि इस देश के जो किसान हैं वो उन्नति तो कर रहे हैं, और उसी के पूरा 150 करोड़ को 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन देना। उसके पश्चात भी हम उस जो हमारा अनाज हो रहा है वो हम दूसरे देशों को बहुत सारा अनाज जो है हमें एक्सपोर्ट करने का। ऐसा नहीं है कि मैं जो किसान 80 किसान की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान है जनाब वो 80% किसान हमारा मार्जिनल किसान है, या मार्जिनल से भी कम किसान। उन किसानों की स्थिति और दूसरे जो हमारे 20% किसान हैं वो उनकी बेहतर होगी, और है बेहतर है। जितना अगर तो अनुसंधान बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो है बहुत परिस्थितियां बदली है। जो हम देश सारा हम विदेशों के ऊपर आधारित था, वो हम अब धीरे धीरे जो है किसानों के द्वारा ही जो है हमारी एक इस देश की परिस्थिति बदली है। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो है हमारा जो सेब उत्पादन के साथ साथ अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो सेब की जो हमारी क्लाइमेट जो जोन था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन उसी समय सौभाग्य ये है कि इस सेब में जो हमारी है वो हमारे गर्म इलाकों में भी सेब हो सकता है और हो रहा है। लेकिन जितना स्वाद जो है
पहाड़ी क्षेत्रों में जितने ऊंचे जाएंगे उतना सेब का स्वाद ज्यादा बढ़ेगा, उसमें जूस ज्यादा होगा, उसमें विटामिन ज्यादा होंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्रों की तरफ सेब का उत्पादन करेंगे, सेब हमारा कर्नाटका में भी सेब हो रहा है, राजस्थान जो सबसे गर्म इलाके हैं, और कई किसान जो है, बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता। सेब का जो थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा अपना मानना है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बीच बीच में आवाज हेलो, ना, हाँ बीच ये सिग्नल हो की रही है। प्रॉब्लम है शायद यहाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, और सर जो सिग्नल की प्रॉब्लम है शायद। कभी वो यानी कुछ शब्द जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जी सर, हाँ आप जी सर, जी सर, मैंने कहा सर जो रखा और खासकर अपना जो अनुभव रखा, और खासकर व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे लगा तो आपने एक कृषि वैज्ञानिक की अपेक्षा एक किसान के रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, यानी आपने किसान ही माना है, व्यथा कही है किसान की, वो वास्तव में कर जो मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, उनकी आपने कहा है कि हमारी जो निर्भरता किसान पर है और किसान की निर्भरता खेत पर है, और खेत की निर्भरता इस जो समूचे उसकी पारिस्थितिकी पे है। और इसी तरह से अगर मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कहा जाए, हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं कि हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषक को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहाँ, और आता महाजन के यहाँ जब वह अन्न सारा अंत में, अत पेट खाकर भी उन्हें कांपना हेमंत में। और इसी तरह से वो आगे कहते हैं कि कृषि परिस्थिति और किसान के बारे ही बात करते हैं, जो बात आपने रखी है। हाँ, ये बात की समूचे इस सदन के माध्यम से हम पुनः पुनः आपकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आती है कि असल रोल तो आपने अब निभाना शुरू किया है आदरणीय। वो जो आपने पीड़ाएं, जो अनुभव अर्जित किए हैं, देखे हैं, वो आप हाँ जी, आगे आगे वो बढ़ा सकते हैं। और ऐसी शुभकामनाएं भी हैं। आपकी ज़रूरत अब ज़्यादा अधिक है। तब यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ज़रूरत थी, यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसानों को थी। अब ये पूरी जो खेती समुदाय है, किसानों का समुदाय ही आपकी यूनिवर्सिटी है। ऐसी बातें आपके शब्दों से, उन पीड़ाओं से, उन अनुभवों से हमारे पास आई हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे पहुंचता हूं। और हरिद्वार आदरणीय पवन कुमार सर उपस्थित हैं और उनकी टिप्पणी लेते हैं, और फिर आप जी सिलसिला सर, आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर। जी जी नमस्कार, धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर डी शर्मा जी को गोल्डन ईयर्स में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग आपके कुछ ऐसा अवसर रहा होगा कि हमें मालूम नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसी चीज होगी तो हम आपको बधाई नहीं दे पाए, तो इसलिए भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन आपके गोल्डन ईयर्स के लिए तो आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, और इस तरह से आपकी यात्रा जो आप अभी दिनेश जी बता रहे थे, ये यात्रा भी उतनी ही और उससे ज्यादा रहे, क्योंकि अब आप फ्री हैं, अब आपके पास कोई बंधन नहीं। अब आप खुले दिमाग से, खुले दिल से जो भी किसानों की आप सेवा कर सकते हैं वो सेवा भी कर लें। और इसका जो दृष्टिकोण है उसके प्रति भी अब हमें समय के साथ साथ हमने ये देखा है कि वो अभी प्रतिशत आपके 80% डिस्ट्रेस्ड फार्मर है, लेकिन वो डिस्ट्रेस की
डिस्ट्रेस पहले भी था, क्या है, पर्यावरण के ह्रास की वजह से और हमारी जो अति आवश्यकताओं की भागने की दौड़ की वजह से डिस्ट्रेस का रूप समाज का बदल गया। चाहे वो शहरी लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनका जो रास्ता है आने वाला, उसके उसकी जो दिशा है, उस पर जरा सी चिंतन करने की जरूरत है। मैंने भी कई साल तक के जो किसानों के साथ काम किया, मेरा भी अनुभव रहा है कि पहले लोग सुखी ज्यादा थे। पहले किसान भी तुलनात्मक रूप में ज्यादा सुखी था, और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे ज्यादा सुखी थे, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं थी। और जो अभी स्ट्रेस के जो कारक थे वो भी कम थे। तो टेक्नोलॉजी ने भी हमें स्ट्रेस दिया, हमें सहूलियतें भी दी, लेकिन हमें स्ट्रेस भी। हमारी अति आवश्यकताओं ने हमें उसको स्ट्रेस ही ज्यादा दिए हैं। तो इसलिए सबको, जितने भी लोग हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपना जो दायित्व है इस प्रकृति के प्रति और इस पंच तत्वों के प्रति, उसके प्रति भी हमें और ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम आपका अब ये जो समय है, इसमें आप उन किसानों के साथ अगर आप संपर्क करते हैं जो ऑर्चर्ड्स आपने बनाए हैं, और मुझे लगता है कि कभी उनके साथ एक साझा मीटिंग करिए हमारे योगाहार के सदस्यों के, जिससे कि उनके अनुभव की यात्रा को भी लोग सुन सकें, और एक साझा रूप में सबकी बातों को एक समझने का, मिलने का एक मौका मिले, कैसे कि उनकी यात्रा कैसे रही, और आपके वजह से और आपके उनके अपने पुरुषार्थ की वजह से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। बहुत सारे परिवर्तन सकारात्मक आए हैं। कई सारे हिमाचल के बागान के जो लोग हैं उन्होंने हमें संपर्क किया समय समय पर, बातचीत भी की, क्योंकि वो अपना उत्पाद बेचना चाहते थे। लेकिन उसके साथ ही अब उनकी आने वाले समय पर किस तरह की उनकी अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है, या उनकी अपेक्षाएं कुछ अधूरी, या उनके सामने नए चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। कई साल पहले से, 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, और उसके पहले की भी मैं बातचीत करूं, तो उसमें हमारे जो बागवान थे उत्तराखंड के, विशेषकर जो कि उत्तरकाशी क्षेत्र के अलावा थे, वो हिमाचल को एक मॉडल राज्य की तरफ से थे कि हिमाचल में देखिए इतना बढ़िया वहां पर काम हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने जी वहां पर किसानों के भ्रमण भी हुए हैं, और लोगों ने आकर के वहां की स्थितियों को देखा, समझने का प्रयास किया, और उसकी तुलना जब किसान करते थे तो वो तुलना हमेशा हिमाचल के साथ करते। और अब धीरे धीरे, लेकिन अब अंतर आया है, और लोग यहाँ पर भी अग्रणी होकर के जितनी जिसकी क्षमता है उसके आधार पर पलायन होने के बावजूद भी काफी जगह पर किसान एकत्रित होकर के और अपने अच्छे अच्छे मॉडल्स बना रहे हैं, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी रुचि है उसके। अ, इसको इसको इस परिप्रेक्ष्य में जो अब आज की तारीख में जो किसान की परिभाषा है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। वह इसलिए ज्यादा जरूरी है, इसको भी हमने चिंतन किया है। यह है कि बहुत सारे लोग हमारे उनके पास बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी हैं, लेकिन अपने आप को किसान कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, और किसान कह कह के उसको अपना प्रमुख व्यवसाय बताते हैं, जो कि हालांकि नहीं है। और किसान का नाम भी ऐसे लोग उसका फायदा लेते हैं, उसका बदनाम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, और बहुत बहुत सारी सरकार की योजनाओं को चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसान के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किसान की परिभाषा को सही रूप से समझते हुए, ऐसे जो छद्म जो किसान है उनको अलग से चिन्हित करते हुए, इसके बारे में भी मुझे लगता है कि कभी हमें विचार करना चाहिए कि किसान कौन है। मैं एग्रो इकोसिस्टम वाइज अगर देखता हूँ कि हमारे जो हाईली इनपुट बेस्ड एग्रीकल्चर के जो किसान हैं, उनको तो मुझे लगता है कि किसान भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सारा काम लेबर करते हैं। कटाई का काम भी लेबर करते हैं, बुवाई भी लेबर करते हैं, बाकी मशीन करते हैं। बिल्कुल और वो तो किसान के नाम पर कुछ करते ही नहीं, किसान के नाम नहीं पर कर नेतागिरी जरूर कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे स्थितियों को भी समझने की जरूरत है कि किसान आज की तारीख में कौन है, किसान क्या कर रहा है, किसान का दायित्व क्या है, किसान का की भूमिका अपने मिट्टी और पानी बचाने के लिए क्या है, और बाकी अपना प्रदूषित कर बचाने के लिए उसका क्या भूमिका हो रही है। मेरे पास अभी एक कुछ दिन पहले एक स्वामी जी आए थे हरियाणा के,
तो वो कह रहे थे मैं तो अपने आसपास के किसानों को कहता हूँ कि तुम सब नरक में जाओ। उनका क्यों क्यों कहते हैं ऐसा? उन्होंने कहा कि वो इतना केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो नरक में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भाई अपने आपने धरती माता को प्रदूषित कर दिया, आपने ये पाप कर दिए, तो ये पाप लेकर के कहाँ जाने वाले? तो ऐसा मैंने उनसे भी सुना। उनके साथ मेरी काफी फिर बातचीत हुई, चर्चा हुई। मुझे लगा उनकी बात में कुछ सही है। और कहता मैं तो अपने किसानों को ऐसा ही कहता हूँ। मैं तो एक कहता हूँ, और वो गौशाला चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गौशाला चलाते हैं। और जो दुरुपयोग करते हैं किसान किसान के नाम पर, और किसान के जो दायित्व है उसका दुरुपयोग करते हैं, कहते हैं उनको सबको श्राप मिलने वाला है, ऐसा नरक हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें समझना है, और अपनी एक बातें जो है हमें चर्चा करनी है कि हमारा दायित्व क्या है। तो इन सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि कभी आप एक समय निकालिएगा, अपने बागवानों से चर्चा कराइएगा। उस बागवानों में अगर महिलाएं भी हैं तो उनको भी सम्मिलित कराइएगा। अगर वहां पर और भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह दिशा में काम करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हुए बड़ा अच्छा सा संवाद, जरूरी नहीं कि सब लोगों को एक ही दिन बुलाया जाए, फिर वार्तालाप नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ऐसी वार्तालाप करके भी आपका जो अपना कार्य भी अच्छे, हम सब लोग एक सीख भी सकते हैं, और कुछ अनुभव भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यही कुछ है कि हमारी योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है। रमेश चंद मेहरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आपने जो ये हमें सुझाव दिया है, मेरा भी अपना मानना है कि जो असली किसान है, अब ठाकुरदास जी भी आज बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी साथ दिख रही है, मैं इनको भी नमस्कार करता हूँ। और ये बहुत ही होनहार किसान है। और ऐसे किसान ही, जो आपने कहा कि वो खेतों में अपना पैर नहीं छूते, अपनी मिट्टी को हाथ नहीं लगाते, और न किसानों के नाम से वो बहुत ज्यादा अपने, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो राजनीति करते हैं, चाहे मार्ग वो कुछ करते हैं। और ये जो कहा आपने, स्वामी जी की बात कही कि स्वामी जी आए थे, और ये बहुत भयानक स्थिति हमारी बन रही है। अभी मुझे किसी ने घर में बीन दी थी, मेरे रिश्तेदार ने लाए, तो हम जब मेरी मिसेज ने उसको धोया, और धोने के पश्चात ही उनको पता लग गया कि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग साइन की स्मेल आ रही है। फिर 2-3 दिन हमने रखा, उसको रखने के बाद कल सुबह जब उसकी सब्जी बनाई, तो सब्जी से भी, जब हम सब्जी खाने लगे तो उससे फिर स्मेल आने लगी, और पूरे की पूरी सब्जी हमने फेंक दी। इतनी भयावह स्थिति है, खास करके सेब उत्पादन या हाईटेक जो हम का सामान, जो पदार्थ हम मार्केट में भेज रहे हैं। उसी समय जो ये स्वामी जी का वक्तव्य है, ये बिल्कुल ठीक है कि हम तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इतना ज्यादा अपराध कर रहे हैं कि हम जो है किसानों, हम जो है आत्महत्या के ना करके हम जो है उनको मार रहे हैं। हम खाने वालों को के लिए हम मौत का जो एक आमंत्रण दे रहे हैं उनको। तो हम किसान भी उतने ही दोषी है जितने के वो मार्केट में उपलब्ध केमिकल हमें मिल रहे हैं। और आज की स्थिति में ये है कि जितने भी सारे टोटली बैंड हमारे इंसेक्टिसाइड, खास करके इंसेक्टिसाइड की बात करूंगा, पेस्टिसाइड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, फंजीसाइड जो है, जो कीटनाशक है, इतने बहवाव है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आज अगर हम हॉस्पिटल में, जो हमारा जो रश है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, इतना ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये उसका एक एक प्रमुख कारण ये भी है। तो आने वाले स्थिति में ये बहुत ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं इस समय, आत्मचिंतन करने की बात है। ये योगाहार को हम जो है इसके माध्यम से, जो आपने सुझाव दिए हैं कि असली किसानों से संपर्क करवाया जाए, बागवानों से संपर्क करवाया जाए। तो अभी 1-2 दिन में मैं आपको एक हमारे दीपक सिंघा जी है, जो हिमाचल प्रदेश के, क्या ऑल इंडिया के जो हमारे गुठलीदार या प्लम फार्म के वो फाउंडर है, और वो जो हमारे स्टोन फ्रूट्स है उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वो मैं 1-2 दिन में अपने दिनेश सेमवाल जी को, उनका
बायोडाटा दे दूंगा, उनका मैं वक्तव्य करवाऊंगा। और दूसरे जो किसान है हिमाचल प्रदेश के या दूसरे क्षेत्रों के, उत्तराखंड के बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़े हैं, और उनके जो कि असली किसान है, असली किसान का ही हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे अभी समय अगर मिलता है, मैं अभी अपने जो निजी परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उससे मैं अभी 3-4 महीने में उसमें व्यस्त रहूंगा। उसके पश्चात मैं सोच रहा हूँ कि दिनेश सेमवाल जी के साथ जो है उत्तरकाशी के जो किसान हैं उनके साथ अगर एक हम वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ के किसानों को के लिए कुछ हम कर पाएं, तो अगर वो समय दें, कुलदीप उनियाल जी हैं और अपने भट्ट साहब हैं, विनोद भट्ट जी है, तो वो हम एक ऐसा उस क्षेत्र के लिए कर पाए, क्योंकि मुझे तो अनुभव पहाड़ी क्षेत्रों के ही में काम करने का है, और उनका उसकी जो मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है उनको उनको मैं बांटना चाहता हूँ असली किसानों के। जब मुझे विनोद राठी से मैं कभी आपको जुड़वाता हूँ, वो भी चैनल चलाता है जिसकी मैं असली स्वरूप वो किसान है, पौड़ी का रहने वाला। ब्रेक लेना चाह रहा था मैं, और उसके साथ में करना चाहता, तो मैं बोलता हुआ आप सभी से निवेदन जो भी प्रश्न है बताएं, उसका जी मैं जवाब देने के लिए तैयार। जी आदरणीय, आप दोनों महानुभावों की बहुत ही सुंदर वार्तालाप रही, और कई विषय आपने नए खोले हैं, और ये बात भी दिगर रही कि कौन किसान है, जैसे कि आदरणीय पवन सर बीच बीच में संचेतना के रूप में बोलते रहते हैं कि असल में किसान कौन। तो खरीद कर जमीनें हमने, खोल दिए कृषि फार्म, बचा रहे हैं टैक्स, चुरा रहे हैं धन आम। तो अब ये देखने में आया है कि बहुत बड़े बड़े एकड़ों एकड़ों जमीन आजकल खरीदी जा रही हैं अरबों रुपये में, उस पर टैग लगाया जा रहा है कृषि फार्म का, ताकि टैक्स से बचाव हो। और ऐसे भी, लेकिन जो कृषक हैं वो वास्तव में कृषक हैं, वो हमारी अन्नदाता हैं। आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आपका हैंड रेज है जी, आप बात रखिएगा। नमस्कार जी। पहले तो आज के मुख्य अतिथि शर्मा सर जी जो अभी रिटायर हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। सर, रिटायरमेंट का लाइफ आप जैसा सोच रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा होता है। एक तो न्यू जिसको हम बोलेंगे कि नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ में, और नया कुछ करने की एक अपने को चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं तो 2017 में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन पतंजलि के साथ में और भी लोगों के साथ में जुड़कर और नया कुछ करने की उमंग मिल रही है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। आप भी निश्चित रूप से ऐसा ही पर सर विचार करें। ऐसा है डॉक्टर दुबे जी, ऐसा है कि रिटायरी लोगों को कहते हैं कि आवारा पशु है। नहीं, देखो, लोग कुछ भी बोले, लोग तो फ्यूज बल्ब भी बोल देते हैं कि अपने यहाँ पे बल्ब जलता था, एक पोस्ट पे थे, लेकिन पोस्ट चली गई तो बल्ब फ्यूज हो गया, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन लोगों को अपना काम करने दो, हम अपना काम करते रहे। ठीक है सर। दूसरी बात है कि आपने किसान की जो कहानी रखी है, बहुत अच्छी रखी, और उसमें निश्चित रूप से आमतौर पर जैसा पवन जी और हम योगाहारी और बाकी सब कोई भी सुबुद्ध आदमी सोचता है कि जिसका गुजारा ही खेती पे है, जैसे कि 80-85% अपने यहाँ पे अल्प भूधारक और छोटे किसान हैं, और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिसका गुजारा ही उस पर है, वही किसान है। इनकम टैक्स देने वाले या पेट्रोल पंप चलाने वाले और जो अपना इनका बाकी बचाने वाले, ये कोई किसान वाली बात ही नहीं है। लेकिन उनका जो दर्द आपने रखा कि वो सब करने के बावजूद अपना एपीएमसी में अपना माल खुद बेच नहीं सकते, उसकी कीमत नहीं दे सकते, और उसका परिणाम क्या होता है, कर्जे में डूबते ही आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप पोस्ट पे नहीं है, आपने शासन भी देखा है, समाज भी देखा है, और किसानों का दर्द भी देखता है, तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या क्या विकल्प करने पड़ेंगे, क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे,
किसान के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शासन स्तर पर इसके बारे में यदि आप उद्बोधन करें, क्योंकि आप अभी निश्चित निर्भीड रूप से बता सकते हो, तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। आदरणीय दुबे जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इंटरनेशनल लेवल के वैज्ञानिक है। मैं आपका वक्तव्य हर रोज सुनता रहता हूँ, लेकिन अभी फेस टू फेस हमारा संपर्क नहीं हुआ, और शायद हो सौभाग्य की बात है, अगर हो पाए तो बहुत अच्छा। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी योग्यता को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी योग्यता के माध्यम से कितने किसानों को फायदा हुआ होगा, वो आपको भगवान जो है बहुत लंबी उम्र दे, ये मैं ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ उस प्रभु से। जो आपने बात कही कि इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन तो एक ही है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे। मैंने 2 एफपीओ बनाए अभी मुझे कार्य, जब रिटायर होने से पहले 2 एफपीओ बनाए। हमारे को कृषि विज्ञान केंद्र सोलन, जो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र है, उसमें 2 एफपीओ बनाए। एक मुझे 2 ब्लॉक में जो एफपीओ बने 204 मेंबर उसमें जोड़े, एक में मैंने 160 जोड़े, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम उसका अभी 0/0 रहा है। तो एफपीओ का एक अभियान चला, 10,000 एफपीओ बनाएंगे। कितने एफपीओ उसमें काम कर रहे हैं? या तो एक इंडिविजुअल आदमी उसको चला रहा है, या इतने सशक्त आदमी को एफपीओ दे दिया गया है कि उसका राजनीतिक प्रभाव होगा या कोई और चीजें। मैं इस चीज को नहीं बताना चाहता मंच में, वो आप सभी जानते हैं किस तरह से काम होता है। 15-15 लाख रुपए उन लोगों को दे दिए गए, और वो सरकार से उन्होंने लोन भी ले लिया। और लेकिन जो किसान उन्होंने मेंबर बनाए थे या मेंबर जिनको जरूरत थी, उनको उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी हमारी कमी एक है कि हम जो छोटे छोटे किसान हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी मार्जिनल फार्मर हैं, अगर हम उनका एक 20-20, 50-50 लोगों का ग्रुप बनाएं, 50 लोगों के ग्रुप को हम 1,000 में कन्वर्ट करें, 1,000 को 5,000 में, क्या ये संभव है? ये नहीं। फिर उसमें एक राजनीति आ जाती है, उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ा संगठन ही काम करेगा, और संगठन जब तक इकट्ठा नहीं होगा, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, और जब तक ये चोर बाजारी खत्म नहीं होगी, हमारा जो ये जहर हम जो है हर रोज जो है हम जहर डाल रहे हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं। और हमारी जो सबसे बड़ा तो हमारे भगवान हमारे से रूठ गया है कि हमारे को वो सुटेबल क्लाइमेट नहीं दे रहा किसी भी फसल तैयार करने को। 2 दिन पहले ठाकुरदास जी का जो विषय था, वो विषय बहुत ही सोचनीय विषय था। आज भी वो विषय ही, इस विषय में ही वो बात हो रही है, किस परिस्थिति को कैसे हम सुलझाया जाए, किस तरह से हम बिचौलियों को। मैं तो एक ही बात मानता हूँ डॉक्टर दुबे जी, के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो ये जो जाल है, इस जाल से हम अगर मुक्त हो जाएं, तभी हमारे भारतवर्ष के छोटे छोटे किसान, जिसके पास 100 स्क्वायर मीटर की जगह है, उससे वो अपना गुजारा करता है और अपने खेतों में दिन रात वो काम करता है, उसका उत्पाद अगर डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाए, कैसे जाए? उसमें जो बिचौलिए हैं, अगर वो बिचौलियों को हम खत्म कर दें, उसको हम गोली मार के खत्म करें। गोली का मतलब ये नहीं है कि बुलेट चलाएं, ऐसा कोई तरीका अपनाएं, वो उससे ही हमारा किसान जो है अपने 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार को पाल सकता है। यही मेरा इसमें सुझाव है। थैंक यू डॉक्टर दुबे जी। धन्यवाद जी सर, निश्चित ही। और आपके जो अनुभव हैं, ये आगे भी इस मंच पर लगातार हम सुनेंगे, ताकि हमारे किसान इन अनुभवों को अपने जीवन में उतारें, हम अपने जीवन में उतार सकें। और क्योंकि अब समय की जो सुई है वो भी संकेत दे रही है टाइम का। 2 मिनट के लिए ठाकुर दास जी, लेकिन जी हाँ, जी आदरणीय जी हाँ, तो मैं पुनः इस योगाहार मंच का कर्जदार हो रहा हूँ, और मैं 5 मिनट और मांगता हूँ आदरणीय सदस्यों से। और इस बात के साथ कि मैंने अभी एक कार्टून पढ़ा, तो कुछ लोग इंद्र जी के पास गए, उन्होंने कहा इंद्रदेव हमें बरसात दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो पेड़ लगाए थे वो फाइल लाओ और सिग्नेचर के साथ लाओ, तो आपको बरसात दी जाएगी।
तो जी, इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय ठाकुर दास जी तक मैं पहुंचूं, उनसे पहले आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी, आपका हैंड रेज है जी, आप बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो समस्या बताई है, जो चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से ये पूरे विश्व की ही चिंता हो रही है, देश की तो है ही है, क्योंकि परंतु इनके निदान के संबंध में भी हमें थोड़े-थोड़े प्रयास करने चाहिए। और सूचना के बतौर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रात में एक मीटिंग हुई थी शाम को, और उसमें आदरणीय हमारे डॉक्टर चौहान जुड़े थे। तो वो ट्राइकोडर्मा पे काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने 191 छोटे लैब स्थापित की है, जो किसानों के यहाँ ही खाद बन सकते हैं, किसान स्वयं अपने ट्राइकोडर्मा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मुझे लगता है। और बिहार में, चूँकि मैं तो सूचना दे रहा हूँ, बिहार से रवि जी जुड़े थे, और बिहार के जो लोग हैं यहाँ जो जुड़े हैं, वो भी ये सुन लें, और हमारे योगाहार के लोग ये सूचना प्राप्त कर लें कि अब लगातार हम लोग जो है एक सीरीज जैसे चला रहे हैं, ट्राइकोडर्मा वो किसान अपने खेत में कैसे उत्पादन करेगा, उस पर चल रहा है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहें, उन्हें हम गूगल मीट पे एक लिंक दे देंगे, और वो लिंक जो है रात को 8 बजे से 9 बजे तक ये इस पर रोज चर्चा, मतलब रोज हम समय तय कर लेंगे कि कब कब चर्चा होगी। तो उसके संबंध में जो भी लोग प्रशिक्षण लेना चाहें वो इसमें जुड़ सकते हैं, और बहुत कम में अपने जो है ट्राइकोडर्मा और दूसरे खाद स्वयं के खेत पर होने वाली चीज़ों के जो है एक 12 उन्होंने बनाए हैं, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जी ओम, बस मेरा इतना ही कहना है। ओम। और जिनको भी इससे जुड़ना है, मेरा नंबर नोट कर ले, 9827392650। इस नंबर से आप मेरे से बात कर लें, हम जुड़ जाएंगे, बात करेंगे। और निश्चित रूप से ट्राइकोडर्मा जो है, उसमें एक चीज़ और भी है कि वो जो हमारे पेस्टिसाइड जो उपयोग किए जा रहे हैं, वीडिसाइड उपयोग किए जा रहे हैं, उनको भी वो डाइल्यूट करने का काम करता है, और फास्फेट को भी। तो ये जो है, जिस तरह से हमारे आज तो लगभग 45 साल में जो हमने अपनी ज़मीन को बना दिया है, वो ट्राइकोडर्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो इसको ठीक कर पाएगा, वरना और कोई उपाय है नहीं जो अपनी ज़मीन को ठीक कर सके। यदि हम अब आज भी सब खाद सब कुछ भी छोड़ दें, तो भी ज़मीन ठीक होना नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्म राक्षस जी, में से सही बात है। हमारी जी ज़मीन जी आदरणीय, जी आदरणीय, वास्तव में आपने ये महत्वपूर्ण सूचना दी, और इसी सूचना के साथ आदरणीय पवन कुमार सर कुछ बात रखना चाह रहे हैं जी, स्वागत है। नहीं ऐसे ये ऑफ वो हो गया था, ऑन हो गया था, आप कंटिन्यू करिए। जी जी, हाँ जी, धन्यवाद सर। और ये जो महत्वपूर्ण सूचना और एक तरह से ये संदर्भ है कि हम कुछ न कुछ करते रहें। आदरणीय मेहरा जी, जो कि आज उन्होंने योग भी हमें कराया, नित्य निरंतर हमें योग कराते हैं, और कई किसानों को उन्होंने जोड़ा है, और कृषि जो जैविक खेती है उस माध्यम से आगे बढ़ाया है। मैं पहुंचूं आदरणीय प्रणाली दीदी के पास, उनसे पहले मैं आदरणीय ठाकुर दास जी के पास पहुंचता हूं। और सर, आपका स्वागत है, आप बात रखिएगा। हो गया मिनट। डीडी शर्मा जी को सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सभी योगाहार कार्यक्रम के बंधु को मेरा प्रणाम। मेरे एक निवेदन डीडी शर्मा जी से है कि जो एपीओ के विषय में आपने कहा, मैं भी एक एपीओ हम बनाने जा रहे थे। मैं 4 साल से लगा हूँ, मगर मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम एपीओ नहीं बना पाए।
व्यक्तिगत तौर पे आपसे इस विषय में बात करूंगा। दूसरी बात, मेरा इस साल मैंने कीवी के 4 प्लांट लगाए थे। अभी हाल में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो काफी बड़े, दो इसी साल अभी मतलब मार्च में लगाए थे मैंने, 4 फुट बड़े वो। उसके बाद ये कुछ ऐसा झुलूसा जैसा लगा, ये मैं केवी के बजौरा में भी ये देखा पाया। भाभी ये वो ऐसा पत्ता सूख रहा था और कुछ वो ऐसा लग रहा था कि जुलूसा जैसा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझे सुजेस्ट करें कि वो क्या हो सकता है। केवी के बजौरा में डॉक्टर राणा से मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे फंगस है या जड़ में कोई वो लग रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है सर। नहीं, उसमें अभी जड़ें डेवलप नहीं हुई। जो जड़ें हैं, जब तक जड़ ठीक नहीं होगी तब तक वो पौधा नहीं चलेगा। अभी जड़ों को होने दे, अभी वो चलने दे। अगर वो मरने से आप पौधा बचा सकते हैं तो वो पौधा बिल्कुल ठीक चलेगा। अभी क्योंकि मई जून में जो पुराना जो पौधा हम जब भी अप्रूव करते हैं, उस पौधे में जब हम दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो जो पुरानी जड़ें हैं वो सिर्फ भोजन के लायक होती है। नई जड़ें हमारी मई जून में शुरू होती है। मई जून में जब जड़ें उसकी डेवलप शुरू हो जाएगी, तो अभी उसमें एक ही दिक्कत है कि अभी उसमें जड़ें नहीं हो पा रही। पानी ज्यादा ना दे, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी ना दे। और धीरे धीरे वो पौधा जब अपनी जड़ें जो है फैलना शुरू हो जाएगी, पौधा आराम से स्वस्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करें। 5 फुट तक वो सिंगल रखें और 5 फुट के बाद जो है उसको टिप कर दें। उसमें अगले साल के लिए 2 ब्रांचेज आएगी, लेफ्ट और उसको टी टाइट करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि अभी कुल्लू में मैंने दिसंबर में आना है, तो मैं आपके फार्म पे आऊंगा, जरूर आपके वहां पहुंचूंगा। आप चिंता ना करें, वो ठीक हो जाएगी आपकी टीवी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इस समस्या का समाधान जरूरी था। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय प्रणाली दीदी जी, आप अपनी बात रखिएगा और समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम 10 मिनट आगे पहुंच गए हैं। आप बात रखिएगा दीदी, स्वागत है आपका। ओम, सदन को सादर प्रणाम वंदन। आज के योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा अर्थात सबके दादू, अपने आज की योग कक्षा अति सुंदर, यूनिक और प्रायोगिक रूप में ली, इसलिए धन्यवाद। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर डी शर्मा जी, आपको सादर वंदन, नमन, प्रणाम। आपने 36 वर्ष की नौकरी सेवा के रूप में ही की। आपके उच्चतम आदर्श व जीवन का ये आईना है। आपका जीवन सचमुच समर्पित है। अब ये प्रवाह बहुत बड़ा होने का अवसर आया है। आपके नए पड़ाव को ढेर सारी और हार्दिक शुभेच्छा। और आदरणीय दिनेश भैया, आपके सफल और अद्वितीय संचलन और अतुलनीय प्रणाम। ओम। थैंक यू प्रणाली बहन जी। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, मैं उससे बहुत आपका कायल हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी। कुछ लोग जो है इसमें मेरा फोन नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर लिखिए 9418467599। मैं दोबारा बोलता हूँ 9418467599। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रणाली दीदी जी। आप नित्य निरंतर इस कार्यक्रम में अपनी बात रखती हैं। और आज जिस तरह से आदरणीय सदस्यों ने डॉक्टर डी शर्मा जी को सुना है, वास्तव में उनका जीवन एक वैज्ञानिक के तौर पे जो रहा है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने जो एक किसान का जो स्वरूप स्वयं में पाला है और उसके साथ जो संवेदनाएं उनके पास हैं, अनुभव उनके पास है,
तो निश्चित ही जैसे आदरणीय सदस्यों ने कहा कि जो दूसरा कदम है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। और आदरणीय जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड के किसानों, खासकर आपने उत्तरकाशी की बात की, और उत्तरकाशी के साथ-साथ हमारी जो पहाड़ी दूसरे जिले हैं, वहाँ भी आपकी बहुत आवश्यकता है। और वहाँ वहाँ अगर देखें, हरा-भरा तो है, लेकिन खेती किसानी के नाम पे मरुस्थल हो गया है। तो वहाँ भी आपका दूसरा कदम शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। और आपकी वार्तालाप के साथ समूचे आदरणीय सदस्यों की उपस्थिति के साथ मैं आज की हमारे योगाचार्य आदरणीय रमेश सर मेहरा सर, आपका भी सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डीडी शर्मा सर का पुनः पुनः धन्यवाद। और आप इसी तरह से जुड़ते रहिएगा। आपकी सेवाएं जो हैं राह देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। ओम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू ठाकुर दास जी। थैंक यू दिनेश सेमवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सर, दिनेश बहुत सेमवाल जी आदरणीय भाई साहब आदरणीय और रंजना दीदी जी आप और आदरणीय हमारे भाई साहब मुन्नीलाल जी भाई साहब, आप क्योंकि मैंने समय तो पार कर ही दिया है, एक कदम और सही जी आपके पास आता हूँ। जी 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 जी। चलता है कोई बात नहीं दिनेश भैया। आदरणीय शर्मा जी के नाम, ये जो है आगे जो है जो समय है वो आदरणीय शर्मा जी के नाम। और शर्मा जी को आज मैंने जब पूर्व देखा, उसमें लिंक में पूर्व लिखा था, तो मुझे लगा कि लेकिन हम गलत तो लिख नहीं सकते हैं, पूर्व निश्चित है। हमने कहा चलिए मिठाई का समय आ गया है और सम्मान का समय आ गया, तो आदरणीय शर्मा जी ने हम लोगों को थोड़ा सा दबा दिया कि आप लोगों ने बधाई नहीं दी। शर्मा जी, हम लोगों को अभी हक है मिठाई लेने का और उत्साह मनाने का, क्योंकि आज मालूम पड़ा है हम लोगों को कि आप सेवानिवृत्त केवीके से हो गए हैं और हमारे युवहार परिवार में किसानों के कल्याण के लिए आगमन हो गया है आपका। तो हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है और हमें अपार खुशी की बात है। अब हम लोग जो है खुशियां मनाएंगे, कहीं मिलेंगे। और हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मानसिक रूप से आज सभी युवहार परिवार की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सारे देशों जो राज्यों के किसान जुड़े हैं, वैज्ञानिक जुड़े हैं, सभी परिवार की ओर से बहुत हृदय से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जल्दी मिलते हैं आपके साथ। और धन्यवाद। मुखिया है अधिकार है। जी आदरणीय डीडी शर्मा जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप अभी पता नहीं आपका सेवानिवृत्ति का समय कब हुआ, इस दौरान ही हुआ शायद, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि आपका पूरा समय अब आप योगाहार में बिल्कुल देंगे। और बहुत सुंदर। और आज आपने बहुत ही, आज का जो किसानों का आत्मचरित्र आपने बहुत अच्छे से बयां किया, आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश भैया का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको राम राम कल के लिए। डॉक्टर रोशनलाल सर भी कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से। जी मैं कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब, जो कर्मयोगी है वो रिटायर नहीं होते। आपने एक पद बदला है, अब दूसरे पद पर चल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उस शासकीय सेवा के लिए जहाँ से आपने अपना कर्मयोग पूरा किया। अब दूसरे कर्मयोग के लिए पुनः शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही लोगों से मिलते रहें और हमारे देश के किसानों को समर्पित भाव से जो आपका समर्पण है, उसी समर्पण से आगे हमें मार्गदर्शन देते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, वंदन जी। ओम। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर। अब आपका जो अनुभव है वो आप दिया है काम आएगा। आप हम सब सरस वर्मा सर की आवाज आ रही है आदरणीय। जी मैं शुभकामनाएं देना चाहता था मुख्य अतिथि जी को कि बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आपका 36 साल का जो अनुभव है उसका हम लोग अब फायदा उठाने वाले हैं और आपको बार बार इस सदन में आना पड़ेगा। और अब आप इधर सदन से पूरी लाइफ आप यहाँ से रिटायर नहीं हो सकते हमारे सदन से, इसलिए आप हमेशा आवे। और आपकी आवाज में कायल है।
आपकी आवाज का तो मैं कायल हूँ, आपके काम का मैं कायल हूँ। आपका जो समर्पण है किसानों के लिए वो तो अस्मरणीय है। उसके लिए उसके पास मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपकी मैं तारीफ कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जी सर 36 साल आपने केवीके को दिए हैं। हमें 63 साल अब हम किसान भाइयों को चाहिए आपके। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। तो इस तरह से आदरणीय सदस्यों ने सिद्ध कर दिया है कि सेवानिवृत्ति विश्वविद्यालय से, लेकिन आप सेवा निमित्त आगे बढ़ रहे हैं। तो जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू जी, थैंक यू रंजना जी, थैंक यू सब। जी, चलिए कल मिलते हैं फिर से योगाहार परिवार में।